तबीयत कुछ नहीं ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पांडाज लाइब्रेरी को स्टार्ट करेंगे और पांडाज लाइब्रेरी के साथ साथ ही हम लोग विजुअलाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जो हम लोगों ने अपना फर्स्ट टूल पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन हमारे पास एक ह्यूज टूल है और इसी के साथ साथ हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट की थी। सो इसलिए इसको अकेला आप यही ना समझिएगा कि सिर्फ पाइथन ही अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के भी बहुत से टॉपिक्स लर्न किए हैं। तो आज हम लोग अपनी पांडास की लाइब्रेरी को स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ हम अपनी विजुअलाइजेशन की भी जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज हैं उसको स्टार्ट करेंगे। सो ये एक हमारे पास ये भी एक कंप्लीट टूल है फॉर डेटा एनालिसिस। अगर हम इसी कंप्लीट एक टूल को लर्न कर लें या फिर इसी को अगर हम यूज़ करते हुए डेटा एनालिस्ट की तरफ मूव करें तो ये भी हमारे लिए इनफ है। लेकिन हम लोग बाकी के टूल्स को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। पांडास के साथ ही विजुअलाइजेशंस की भी जो लाइब्रेरीज हैं, यानी कि टोटल जो है वो मे बी 5 to 6 लेक्चर्स हमारे पास और ये चल जाएं। और इसी के साथ क्योंकि इसी इसी इन्हीं लेक्चर्स में से एक लेक्चर में मैं आपको एट दी एंड फिर आपके साथ एक EDA एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट भी आपके साथ लाइव क्लास में शेयर करूंगा और फिर आपको भी एज अ असाइनमेंट के तौर पर वो प्रोजेक्ट असाइन करूंगा जब हमारे पास ये पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है वो पांडास लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक्चुअल डाटा के ऊपर जो वर्किंग वगैरह हम करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और जो चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं उनको भी वन बाय वन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए उन चीज़ों को लर्न करना हमारे लिए ज़रूरी था। सो स्क्रीन विजिबल है आपके साथ? ओके ओके, तो हम लोग जो है वो डायरेक्ट अपनी फाइल पे भी वर्किंग वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग खुद से डाटा क्रिएट करके अपने उन फंक्शंस को परफॉर्म किया करेंगे और फिर उसको अपनी जो एक्चुअल फाइल होगी जिस पे साथ साथ हम वर्किंग वगैरह करेंगे उस पे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हुए हम डेटा सेट एक खुद से मैन्युअली क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपने डेटा सेट क्रिएट करना है मैन्युअली और पाइथन का यूज़ करते हुए, तो ईजिली आप डिक्शनरी जो हमने एज अ डेटा टाइप या एज अ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी थी पाइथन में, हम उस डिक्शनरी का यूज़ करते हुए मैन्युअली डाटा क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट में लिख लेते हैं कि मैन्युअली हम क्रिएट करेंगे अपना एक छोटा सा डाटा यूजिंग डिक्शनरी। यहाँ पे मैंने एक डेटा नाम का ही चले मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया और डिक्शनरी हम यूज़ करते थे डबल ब्रेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसिस के अंदर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, कोई भी डाटा हम ले सकते हैं अपनी जो है वो एक तो स्किल्स इन्हांस करने के लिए और सेकंड जो है वो अपने फंक्शंस को पढ़ने के लिए जो मेथड जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, तो वो वन बाय वन हम सबसे पहले इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी जो डेटा फाइल होगी उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा भी आपने डेटा फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, उसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर ID नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे की पास कर दी और उस की मेरे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, इंटीजर्स चूँकि होंगी, तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर दी। अब आगे मेरे पास फर्दर बी की और उसकी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे फिर मेरे पास क्या लगेगा, कॉमा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम अपनी सेकंड की देंगे और अब उसकी वैल्यूज़ देनी है, तो चूँकि स्ट्रिंग बेस होंगी हमारे पास तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी हम नेम यहाँ पे पास कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and
10, ये मेरे पास 10 नेम्स हो गए। उसके बाद फिर कॉमा, अब आगे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गए हैं एज, तो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडमली एज ले ली। कोई भी हम एज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये मेरे पास लास्ट 10। 45 कुछ ज़्यादा ही जो है वो हो चुका है। ओके चलिए, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर हमने एक अपनी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर हमने डुप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फॉर एग्जांपल सबके सिटी लाहौर है, तो वन बाय वन अब मैं यहाँ पे लाहौर नहीं लिखूंगा हर एक का, मैं उसके लिए वो डुप्लीकेशन का जो हमने यहाँ पे रिपीटेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रिंग में स्टैरिक का यूज़ करते हुए, और कितने टाइम्स मरतबा हमने इस लाहौर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना है 10 टाइम्स, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास 10 है। तो चलिए मैंने जो है वो ये लिख लिया है। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास डिस्प्ले हो गया है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ std_data, और इसकी टाइप भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो ऑब्वियसली इसकी टाइप तो हमारे पास डिक्शनरी आएगी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या वाकई ही डिक्शनरी है कि नहीं है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो डिक्शनरी डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन एज इट इज़ जैसे मैंने ये डिस्प्ले करवाया है, मुझे तो एज इट इज़ ही ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। मुझे चाहिए इस रिकॉर्ड को कन्वर्ट करना डेटा फ्रेम में। अब ये डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम्स बेसिकली कहते हैं जो एक एक्चुअल टेबल की फॉर्म में डेटा क्रिएट हो जाता है, डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पांडास, पैंडास या पांडास कह दें, एक ही बात है। तो अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं एनाकोंडा नेविगेटर का यूज़ करते हुए इंस्टॉलेट, तो फिर आपको लाइब्रेरी को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करते हुए भी इसको कॉल कर लेंगे। और अगर आप कोलैब यूज़ कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड, तो तब भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट पांडाज एज पी डी शॉर्टली हम इसको लिखेंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो क्या हो चुकी है, पांडास लाइब्रेरी एस पी डी हो चुकी है। अब मैं बार बार पांडास नहीं लिखूंगा, बल्कि शॉर्टली क्या लिखूंगा, पी डी ही लिखूंगा। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा अपने डाटा को किसमें, डेटा फ्रेम में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डी एफ नाम का टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, और इसमें मैं लिखूंगा पी डी, फिर डेटा, डेटा का डी कैपिटल और फ्रेम का एफ कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में, अब इसके पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट जाएगा कि किस डेटा को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डेटा इक्वल, अब वो जो एस टी डी अंडरस्कोर डेटा हमने वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड एक्चुअल मौजूद है, उसका हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास कर देंगे, पैरामीटर पास कर देंगे। अब ये देखें, मैंने जैसे ही अपने इस df वाले वेरिएबल को कॉल किया जिसमें ये एक्चुअल में मेमोरी में स्टोर हो चुका है रेफरेंस के साथ, तो ये देखें ये मेरे पास अब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखें यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली डिक्शनरी का यूज़ करते हुए एक मैन्युअली डेटा क्रिएट किया, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही कि एक कंप्लीट रिकॉर्ड क्या है। स्टूडेंट आईडी 1 तो समझ आ रही है, लेकिन आगे मुझे पता नहीं चाह रहा कि वाकई स्टूडेंट आईडी में नाम फारूक ही है, एज 28 ही है, ये तो यहाँ पे वर्टिकली आ रही है। लेकिन जो एक्चुअल रिकॉर्ड हमारे पास होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है। तो उसको हॉरिजॉन्टली बनाने के लिए हम यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए डेटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड है, ये थर्ड रिकॉर्ड है। स्टूडेंट आईडी मेरे पास वही 1 2 3 एग्जैक्ट, नेम एज सिटी, जिस तरह से हमने डिक्शनरी का यूज़ करते हुए कॉलम रिकॉर्ड इंसर्ट किए होंगे, उसी तरह उसी अकॉर्डिंग उसी अरेंजमेंट के साथ हमारे पास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होके इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। लेकिन ये साथ में हमारे पास कुछ 0 1 2 3 अप टू 9 तक कुछ यहाँ पे ये नंबर्स इजाफी आ रहे हैं। आप में से कोई बताएगा व्हाट दीज नंबर्स आर कॉल्ड?
वो जो मेरे पास यस एग्जैक्टली वो मेरे पास इंडेक्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0 to 9 दी है। तो 0 to 9 जब हम काउंट करेंगे तो टोटल 10 वैल्यूज़ होंगी। सो वो हमारे पास इंडेक्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मली वर्क होता है कि हम लोग मैनुअली डेटा डिक्शनरी का यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको बाद में डेटा फ्रेम यानी एक्चुअल जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में टेबल होता है उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने जो 1D और 2D का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अब यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट 1D का यानी कि अगर मुझे अपने इस डेटा फ्रेम में से एक वक्त में एक कॉलम को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है तो वो कॉन्सेप्ट मेरे पास 1 डायमेंशन में आ जाता है। उसके लिए मैं डी लिखूंगा और कॉलम्स को हमेशा हम लोग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। डबल कॉट्स का यूज़ करते हुए मैंने चले यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करवाया। तो देखें मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम ही डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास 1 डायमेंशन में ये वर्क आता है। लेकिन 2 डायमेंशन अगर मुझे अब चाहिए यानी कि दो कॉलम्स को एट अ टाइम मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है तो कॉन्सेप्ट वही है डी एफ देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक और स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और फिर मैं यहाँ पे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी प्लस नेम। तो अब मेरे पास स्टूडेंट आईडी के साथ साथ उसके नेम भी आएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 3D में हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 1D 2D तो वो इस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली ये मैट्रिसेस ही जो हम लोगों ने पढ़े थे वही हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। देन ओके अब ये तो है कि मैंने यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल डेटा फ्रेम है डीएफ नाम का वेरिएबल जिसमें ये डाटा स्टोर है उसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी नेम एज सिटी ये कॉलम्स मौजूद थे। लेकिन बाद में मुझे मेरे पास इन्हीं स्टूडेंट या फिर इसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक और कॉलम इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अब एक और कॉलम इंसर्ट करना है। इंसर्ट कह देते हैं या फिर ऐड कह देते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो अब जिस डेटा फ्रेम के अंदर मुझे कॉलम ऐड करना है मैं उसका वेरिएबल नेम यूज़ करूँगा जो कि डीएफ है। क्योंकि डीएफ में मेरे पास ये पूरे का पूरा डेटा फ्रेम की शक्ल में ये रिकॉर्ड मेमोरी के अंदर इंसर्ट हुआ है तो डीएफ को ही हम बार बार कॉल करेंगे। अब मुझे नया कॉलम फॉर एग्जांपल मार्क्स का क्योंकि मैंने कहा है कि चलें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो इसलिए मार्क्स मुझे जो है वो कॉलम ऐड करना है। हर स्टूडेंट के मार्क्स मुझे इसमें इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक मार्क्स नाम का कॉलम बनाऊंगा। ये मेरा अब कॉलम बन रहा है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमने कॉलम कोई ऐड करना हो विद रिकॉर्ड्स तो उसका हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है डीएफ देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम का नेम लिखते हैं। मुझे कॉलम नेम मार्क्स चाहिए तो मैंने इसलिए कॉलम नेम मार्क्स लिखा है। अब उसकी वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सबको सेम वैल्यू असाइन करनी है मुझे सबको फॉर एग्जांपल अभी ज़ीरो असाइन करना है तो मैं इक्वल ज़ीरो लिख दूंगा। अब ये जो इक्वल असाइन हमने ऑपरेटर पढ़ा था दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइन कर देगा मार्क्स वाले कॉलम को हर एक स्टूडेंट को 0 मार्क्स असाइन कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको डीएफ को यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये देखें हर एक ये एक नया कॉलम बन गया मार्क्स नाम का लेकिन हर एक स्टूडेंट को 0 0 मार्क्स असाइन हो गए हैं। तो ये इस तरह से हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी कॉलम इंसर्ट बाद में कर सकते हैं विद वैल्यूज़। ओके तो पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए हम ये भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक डेटा मौजूद है आपके पास फर्दर उस डेटा से रिलेटेड कॉलम्स इंक्रीज कर दिए गए हैं तो आप इजीली इन मेथड्स का यूज़ करते हुए एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं और कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ओके।
ओके, अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल चले रैंडमली भी नंबर अगर मुझे इंक्लूड करने हैं मार्क्स की जगह, तो मैं यहाँ पे काम करते हैं numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ एज np, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ random अंडरस्कोर num इक्वल np डॉट random डॉट rand int, और उसके बाद यहाँ पे लो नंबर यहाँ पे रख देते हैं 150, हाई नंबर हम रख देते हैं 280, और साइज कितना 10। यहाँ पे मैं df अगर ये वर्क हो जाए मार्क्स इक्वल, अब मार्क्स मुझे कौन से साइन करने हैं, मैं यहाँ पे रैंडम नाम लिख देता हूँ, यहाँ रैंडम, यहाँ पे df को कॉल करता हूँ। तो ओके, ये देखें मुझे मेरे पास यहाँ पे रैंडमली नंबर्स अब सबके जनरेट हो चुके हैं। ये मैंने रैंडमली नंबर्स ही जनरेट किए हैं। तो numpy लाइब्रेरी का इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया था कि उसमें रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। अब जो नंबर्स मैंने यहाँ पे 0 साइन किए थे, अब वो यहाँ पे सबको रैंडमली जनरेट किए गए हैं। तो यानी कि हम लोग इसलिए पांडास लाइब्रेरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसके फंक्शंस पाइथन के यहाँ पे numpy लाइब्रेरी हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ना तो कुछ फंक्शंस आगे चल के वो यूज़ हो रहे होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि इसी पे टाइम लग रहा है, ये चीज़ें क्यों सीख रहे हैं, वो कहीं ना तो कहीं आगे जाके आपकी यूज़ होती ही होती हैं। इसलिए हम लोग जो है वो सब एक जितने भी टॉपिक्स हमने डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है ना, डिटेल से हमने वो टॉपिक्स इसीलिए कवर किए थे। यानी कि ये हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए कॉलम्स इजीली ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज का एक और कॉलम मुझे ऐड करना है, परसेंटेज का विद यहाँ पे मैं सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डीएफ में जो मार्क्स वाला कॉलम है, ठीक है, उसके ऑब्टेन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं, किस पे डिवाइड करते हैं, टोटल पे। तो टोटल फॉर एग्जांपल 300 लगा लें, क्योंकि लो नंबर मैंने 150 रखे हैं और हाई नंबर 280, तो टोटल नंबर हम लगा लेते हैं 300, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से परसेंटेज में लाने के लिए। तो अब आप देखिए, अगर हमने ये ऑपरेटर्स नहीं पढ़े होंगे कि डिवीजन का ऑपरेटर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर हैं कि ये वर्किंग कैसे करते हैं, लेकिन सिंबल्स का हमें नहीं पता होता कि कौन सा सिंबल किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है किस ऑपरेटर के तौर पर। तो अगर ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ी ही नहीं होंगी तो फिर उनको आगे इम्प्लीमेंट भी करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट से इसको पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि पाइथन के अंदर हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हुए मैन्युअली डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसको बाद में फिर हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं और पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। और अगर हमने कोई रैंडम डाटा जनरेट करना है तो फिर हम पांडास के साथ numpy लाइब्रेरी का कोलैबोरेट करेंगे, जिससे numpy का यूज़ करते हुए हम लोग रैंडमली डाटा जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने रैंडमली मार्क्स जनरेट किए थे, तो ऑब्वियसली डाटा हम लोग रैंडमली जनरेट कर सकते हैं numpy लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए। ओके, अब यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास, इसको हम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन भी कह सकते हैं, राउंड फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा दिया गया है मुझे, जिसके अंदर डाटाज में जाहिर सी बात है हमारे पास परसेंटेज में भी वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे जितनी भी प्रैक्टिस के तौर पे मैं आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाऊँगा, चीज़ें पढ़ाऊँगा, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो एक्चुअल डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली ही चीज़ें होंगी। अब समटाइम्स हमारे पास ऐसे डाटाज आ जाते हैं जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो हमें कहा जाता है कि बस पॉइंट के बाद एक या दो नंबर्स डिस्प्ले होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आप पॉइंट्स में देख सकते हैं 0.3333 समटाइम्स आ रहा है, फिर दोबारा से 33, अब ये पॉइंट के बाद 000 आता जा रहा है। तो इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास राउंड फंक्शन पाइथन के अंदर यूज़ होता है। कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम
मैं यहाँ पे वो जिस कॉलम के अंदर से मुझे ये ख़त्म करने हैं पॉइंट्स को राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ एक या दो ही डिजिट्स नज़र आए। तो चूंकि परसेंटेज वाले कॉलम में है तो डॉट राउंड का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, डॉट राउंड। अब राउंड के अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा कि पॉइंट के बाद एक नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, पॉइंट के बाद दो होने चाहिए, या पॉइंट के बाद तीन होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर डिस्प्ले हो। तो आप देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ही नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जब दोबारा अपने डीएफ को कॉल करूँगा तो मेरे पास ये पुरानी हालत में ही नज़र आ रहे हैं। ये क्यों? यहाँ पे तो हमने अभी इनको राउंड ऑफ किया है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने परमानेंटली चेंज नहीं किया। परमानेंटली चेंज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीएफ के करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डीएफ के साथ उस पूरे कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम दोबारा से उसी कॉलम का नाम लिखेंगे और फिर डॉट राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ 0 तो मेरे पास अब पॉइंट के बाद 0 0 ही डिस्प्ले होगा। हालांकि कुछ में देखें आप पॉइंट के बाद आपको 3 भी नज़र आ रहा था, पॉइंट के बाद 3, लेकिन अब मुझे सिर्फ पॉइंट के बाद 0 नज़र आ। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद अब कोई भी डिजिट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब ये मेरे एक्चुअल डाटा फ्रेम में से परमानेंटली ये चेंज हो चुका है। तो उसका हमारे पास ये मेथड होता है कि हमने उसको परमानेंटली चेंज करना है तो वैल्यू को असाइन भी करना है। इज़ इट क्लियर? तो ये जब हम अपने डाटा को अपलोड करते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में तो फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं परमानेंटली चेंज करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखते हैं जो पांडास लाइब्रेरी के अंदर यूज़ होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट वही होगा जो हमने पढ़ा था नमपाई लाइब्रेरी में और हमने स्टैट्स में जो पढ़े थे। तो स्टैटिस्टिकल आपको मैंने बताया हुआ है कि हमेशा ये यूज़ होते हैं हमारे पास न्यूमेरिक डेटा के ऊपर। तो मुझे अगर मार्क्स को सम करना है यहाँ पे तो उसके लिए मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगा। df यहाँ पे मैं कॉलम नेम पास करूँगा डॉट सम, और सम के बाद ये पैरामीटर पैरेंथेसिस लगाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के मार्क्स सम हो के यहाँ पे आ जाएंगे कि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलाकर टोटल कितने बने हैं 1983। इसी तरह अगर उसमें से हमने मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि समटाइम्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना कि पूरी क्लास में किसके मैक्सिमम नंबर हैं, किसके सबसे कम नंबर है, मिनिमम है, तो उसके लिए हम लोग मैक्स मिनिमम का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट के नंबर हैं वो 265 के हैं और सबसे कम स्टूडेंट के कितने मिनिमम नंबर आए हुए हैं वो चेक करने हैं, तो वो 151 है। तो इस तरह से हम लोग मैक्स मिनिमम मीन मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे हमारे पास वही स्टैटिस्टिक के फंक्शंस हैं जो हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम, ओके, मार्क्स डॉट, अब मीन आपको पता है मीन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? कोई बताएगा मुझे मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है? कमेंट में जल्दी से बता दें। और इसी तरह मीडियन भी हमारे पास आ जाएगा, मीडियन का भी यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा डॉट मीडियन। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस ही हैं, वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ डाटा का ओवरव्यू लेंगे। अब डाटा का ओवरव्यू क्या होता है? बेसिकली अब ये तो चले हमारे पास छोटा डाटा था तो हमें पता था और हमने खुद क्रिएट किया था। समटाइम्स हमें हमारे पास फाइल्स की फॉर्म में डाटा आता है तो उस डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसका ओवरव्यू करते हैं, यानी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं एक इन्फो।
अब वो इन्फो फंक्शन हमें बताता है कि मेरे डाटा के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, किस तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर, कौन सा कॉलम किस तरह की डाटा टाइप को लाई कर रहा है, फिर कितनी नॉन नल वैल्यूज़ हैं और कितनी नल वैल्यूज़ हैं। तो वो पूरी हमें वो लिस्ट बता देता है, डाटा से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। तो उसमें हमारे पास इन्फो मेथड यूज़ होता है। डीएफ, अब चूंकि मुझे अपने पूरे डेटा फ्रेम का ओवरव्यू करना है तो इसलिए मैं अब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कॉलम नेम नहीं लिखूंगा, जस्ट डीएफ जहाँ पे मेरे पास वो एक्चुअल डाटा फ्रेम स्टोर है, और उसके बाद मैं डॉट इन्फो लिखूंगा। डॉट इन्फो के बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपने इस सेल को रन करूंगा। तो देखें उसने मुझे पहले तो बताया है कि ये पांडास के अंदर यूज़ होने वाला डेटा फ्रेम का फंक्शन है। फिर आपके जो रिकॉर्ड्स की टोटल एंट्रीज हैं वो 10 हैं, जिसका इंडेक्स 0 to 9 बनता है, बिल्कुल ठीक है। टोटल कॉलम्स उसने मुझे बता दिया आपके पास टोटल कॉलम्स 6 हैं, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 और 6। फिर उसने मुझे बता दिया है कि कॉलम्स के नाम क्या क्या हैं, कितनी नॉन नल काउंट्स बता दिए। नॉन नल काउंट्स का मतलब है कि कितने रिकॉर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं। तो चूंकि 10 एंट्रीज हैं और सबके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और ये डाटा टाइप एसटीडी स्टूडेंट आईडी का आईडी कॉलम में उसने बताया है कि 10 रिकॉर्ड्स मौजूद है। नॉन नल से मुराद है कि कोई भी नल नहीं है, सबके सब फिल हैं। और उसकी जो डाटा टाइप है वो उसने बाय डिफॉल्ट इंटीजर 64 स्पेसिफाइड की है। फिर नेम ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट डाटा टाइप बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप ही होती है। ग्रुप का अलग होता है, अनग्रुप का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन मैंने आपको जो जिन फॉर्मूला से रिलेटेड पढ़ाया है हमारे पास यहाँ पे वही फॉर्मूलाज इस पे इम्प्लीमेंट होते हैं। बेसिकली आंसर्स तो सेम ही आएंगे, फॉर्मूलाज की थोड़ी बहुत जो है वो इवेल्युएशन चेंज होगी, लेकिन आंसर्स हमारे जो है वो सेम ही आएंगे। और इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हमारे पास इन्फो आएगी सारी। अब ये देखें ये पूरे डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा कितने कॉलम्स जो हैं वो फ्लोट यानी कि पॉइंट वाले डाटा को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो एक कॉलम है। इंटीजर वाले कितने हैं वो एक है। फिर इंटीजर 64 वाले कितने हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो सारे उसने इस तरह से मुझे ये कॉलम्स बता दिए हैं। फिर उसने मुझे मेरी मेमोरी की यूजेज भी बताई है कि इस डाटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में मेरी जो मेमोरी के अंदर स्पेस कितनी लगी है, कितने केबीज की लगी है। तो इन्फो फंक्शन में ये इस तरह की तमाम चीज़ें हमें बताता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक स्टैट्स का बिल्ट इन फंक्शन भी आ जाता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की समरी वो उसमें बता देता है। एक तो ये था ना, ये मीन मीडियन मॉड मैक्सिमम, ये तो हमने खुद एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट किया था। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स की समरी बताने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे df.describe, DESCRIBE, डिस्क्राइब बिल्ट इन फंक्शन एक हमारे पास यूज होता है। और मैंने आपको जिस तरह के बताया है कि ये न्यूमेरिक डाटा के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अब ये डिस्क्राइब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड तमाम फंक्शंस मुझे यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। हमने मार्क्स में मीन निकाला था, मिनिमम मैक्सिमम निकाला था, तो देख लेते हैं क्या था। यहाँ पे मैक्सिमम था 265, मिनिमम थे 151। तो ये मार्क्स वाले कॉलम के नीचे आपने देखना है, मार्क्स वाले कॉलम के नीचे मीन सॉरी मिनिमम अभी हमने देखा है 151, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम 265, बिल्कुल ठीक है। जो हमने डॉट मीन डॉट मैक्स बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकाली थी, वही एग्जैक्ट डॉट डिस्क्राइब में हमें कुछ यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस इंप्लीमेंट करके उनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देता है। तो फिर हमें ये 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन में देखें तो 198.3,
और यहाँ पे भी देखें मीन बिल्कुल एग्जैक्ट वही है हमारे पास। और स्टैंडर्ड एविएशन ये 25%, 50%, 75%, ये सारे क्वांटाइल्स हैं जो हम लोगों ने अपने numpy लाइब्रेरीज पे इम्प्लीमेंट किए थे। जी हाँ, ये डिस्क्राइब जो फंक्शन है इसमें ये आपको सब चीज़ें बता देगा। मीन बता देगा, मीडियन जो है वो 50% क्वांटाइल आपका मीडियन भी कहलाता है, मीडियन वो आपको बता देगा। और आपको वो स्टैंडर्ड एविएशन बताएगा, मैक्सिमम मिनिमम बताएगा, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के ही फंक्शन है डिस्क्रिप्टिव। फिर काउंट वो आपको बताएगा कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स इस कॉलम के अंदर आपके पास मौजूद हैं। तो चूंकि 10-10 ही हैं तो आपको सब कॉलम्स में 10-10 ही डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे हम कॉलम्स की एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कॉलम से रिलेटेड भी फंक्शंस यूज़ होते हैं। ये तमाम फंक्शंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास अननाउन या बहुत बड़ा डेटा सेट आया हो। अब फॉर एग्जांपल मुझे दोबारा से अपने कॉलम्स के नाम ज़रा चेक करने हैं कि कौन कौन से कॉलम्स मेरे डेटा फ्रेम के अंदर या डेटा में मौजूद हैं। तो उसके लिए हम df, जहाँ पे हमने अपना डेटा फ्रेम स्टोर करवाया होगा वो वेरिएबल नेम, डॉट कॉलम्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे के सारे कॉलम्स के नाम बता देगा कि आपके डाटा के अंदर std_id नाम का कॉलम है, नेम नाम का कॉलम है, एज, सिटी, मार्क्स और परसेंटेज नाम का कॉलम मौजूद है। तो ये डॉट कॉलम्स हमें कॉलम के नाम बताता है। फिर जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी शेप साइज़ वगैरह, वो भी हम इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने numpy में शेप निकाली थी, साइज़ निकाली थी, तो शेप मेरे पास क्या है 10, 6। अब 10 आपको मैंने ये बताया हुआ है, ये पहला रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। तो टोटल ये कॉलम्स मेरे पास कितने हैं 6, और टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं 10, जो कि रो वाइज होते हैं। तो वो मेरे पास आ जाएंगे। अब df डॉट साइज़ निकालूंगा तो यही 10 इंटू मल्टीप्लाई 6, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 60, यानी कि वैल्यूज़ उसके अंदर टोटल 60 मौजूद हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो है वो फंक्शंस का हम लोग यूज़ करते हुए अपने ओरिजिनल डाटा पे भी हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक्चुअली जो है वो मेरा एक तो तबीयत भी नहीं ठीक और गला भी ज़रा दर्द कर रहा है, तो इस वजह से आज इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों की एक मेकअप क्लास रहती है, तो मे बी उसका आपको मैसेज आ जाए कल, शायद वो हम कंडक्ट कर लें। तो इन्हीं टॉपिक से फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स को, फंक्शंस को पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।